यात्रा के नेतृत्व करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विधान परिषद के सदस्य, हमारे साथी और मित्र भाई श्री नरेश उत्तम पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य श्री श्याम सुंदर सिंह जी, दूसरे पूर्व विधान परिषद के सदस्य श्री तिलकचंद अहरवार जी, हमारे पूर्व विधायक श्रीमती रश्मि आर्या जी और हमारे विधायक जी के गुरु जी आर.पी. निरंजन साहब और हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष कश्यप जी, अशफान भाई, नगर के अध्यक्ष तनवीर आलम साहब और सब लोगों, सुदेश पटेल जी, सब लोगों के नाम लेना चाहते हैं, भाई राकेश पाल जी, लेकिन समय कम है क्योंकि अध्यक्ष जी को बोलना है। हम 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय अतिथिगण, सामने बैठे हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय बुजुर्ग, हमारे मित्रों, बहनों और भाइयों, सभी पत्रकार बंधुओं, क्योंकि जैसा कि आप सबको हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातों से अवगत कराया है, हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई नरेश उत्तम जी बुंदेलखंड की इस धरती पर पधारे हैं। मैं उनका इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, मैं आपसे केवल एक ही निवेदन आज के मौके पर करना चाहता हूं कि हमारे विधायक जी ने बहुत विस्तार से आपके बीच में चर्चा की है कि आज किसानों की हालत बहुत गंभीर है। और आज नहीं, आप 2014 के बाद 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी, उसके पहले के हालात और उसके बाद के हालातों की अगर तुलना करेंगे तो आप इस बात को निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि 2014 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए वो इस देश के आम जनता के, किसान के विरोधी थे। उससे इस देश में जो माहौल बना है वो आप देख रहे हो कि महंगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2014 के पहले डीजल के भाव 70 रुपये हो गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में हाय तौबा मचा दिया कि 70 रुपये भाव हो गए डीजल के, कहाँ डीजल जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उस समय रेट बढ़ रहे थे। लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी डीजल के भाव 100 रुपये के पार कर गया, पेट्रोल का भाव 100 रुपये के पार कर गया। सरकार ने गैस सिलेंडर देने का निर्णय जरूर लिया, लेकिन गैस के दाम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आम गरीब आदमी गैस का सिलेंडर भरवाने की लायक उसकी हैसियत नहीं रह गई है सरकार के जो निर्णय हैं। सरकार ने नोटबंदी का काम किया। आपको पता है कि नोटबंदी के निर्णय से इस देश का पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जनधन खाते खुलवाने का निर्णय लिया। तमाम साथी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या उनके खातों में सरकार ने कुछ दिया? कोई पैसा नहीं दिया। भले ही 15 लाख रुपए का वादा किया हो, भले ही नौकरी देने का वादा किया हो, लेकिन 15 लाख में 15 रुपए भी आपके खाते में नहीं पहुंच पाए। आपको घर देने, मकान देने का वादा किया, क्या आपको मकान मिल पाए? नहीं मिल पाए। किसानों की आमदनी दुगनी करने का सरकार ने वादा किया, क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? आप खुद महसूस करते हैं कि किसानों की आमदनी दिन प्रतिदिन घटती चली गई, क्योंकि किसान जिन चीज़ों का उपयोग कर रहा है, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे जो है उसकी दवाएं हो, कोई भी चीज़ जिनकी उपयोग कर रहा है उनकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही। डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और सरकार और किसान जिन चीज़ों को पैदा कर रहा है उनकी कीमतें दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही हैं। इनके बीच का फासला इतना ज़्यादा हो गया है कि सरकार ने जो कहा था कि उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, आमदनी दुगनी ना हो करके मैं तो समझता हूँ उनकी आमदनी आधी हो गई है। और सरकार ने, आपको पिछले दिनों देखा कि सरकार ने जो किसानों के लिए कानून बना दिए, उन कानूनों को अभी तो
सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे कर रखा है। अगर जिस दिन वो कानून लागू हो जाएंगे उस दिन समझ लीजिए कि किसान मोहताज हो जाएगा, किसान अपने ही खेत में मजदूरी का काम करेगा, किसान की हालत इतनी गंभीर हो जाएगी कि कोई इसका मुकाबला नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं 11 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है किसानों का, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। सरकार ये महसूस नहीं कर पा रही कि किसानों के लिए हमें जो है इन कानूनों को वापस करना चाहिए। पूरा देश का किसान इस बात को चर्चा कर रहा है कि हमें हमारे ये कानून हमारे हित में नहीं है, इनको वापस लो। लेकिन सरकार क्यों हठधर्मी कर रही है? कोई चीज़ अगर किसी को भूख होती है तभी तो खाना खाता है, जबरदस्ती खाना खिलाया जाएगा, जबरदस्ती उसको कानून का पालन कराया जाएगा? ये तो सब संभव नहीं है। जबरदस्ती कहा जा रहा है कि किसानों के हित में कानून है। आप सब किसान बैठे हैं, पहला कानून है कि मंडी की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। मंडी की व्यवस्था जिस दिन समाप्त हो जाएगी, जो व्यापारी हैं, बड़े पूंजीपति हैं, आपके घर पे जाके आपको खरीद लेंगे, आपके खेत पे खरीद लेंगे। किस भाव में खरीद लेंगे? सरकार ने अगर 2000 रुपये का भाव तय किया है, 1000 रुपये में किसान के खेत पे जाके खरीद लेंगे। सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, न्यूनतम मूल्य तय करती है, उससे पीछे हटना चाहती है। सरकार खरीदने के मूड में नहीं है। सरकार ने इसीलिए मंडी की व्यवस्था समाप्त की है कि हम जो है नहीं खरीदेंगे, बड़े पूंजीपति खरीदेंगे। हम जब पार्लियामेंट में थे उस समय जब कानून बने, हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने इस बात को रखा था कि आप कोई भी कानून बना दीजिए, केवल एक कानून लेकर के संसद में आइए कि किसान की जो पैदावार होगी उसकी कीमत सरकार तय करेगी, और सरकार जिस कीमत को तय करेगी, कोई भी व्यापारी चाहे घर में खरीदे, चाहे खेत में खरीदे, चाहे मंडी में खरीदे, चाहे सड़क पे खरीदे, उस कीमत से अगर कम पे खरीदेगा तो उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज होगा और उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन सरकार नहीं मानी, क्योंकि सरकार के मन में ये नहीं है कि किसानों को कुछ जो है राहत मिले, किसानों को उसकी लागत के अनुसार लाभकारी मूल्य मिले। सरकार तो ये चाहती है कि हम व्यापारियों को फायदा पहुंचाएं। और दूसरा कानून तत्काल बना दिया कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, आवश्यक वस्तु अधिनियम की जो व्यापारी हैं वो भंडारण नहीं कर सकते, एक लिमिट में भंडारण कर सकते हैं, उस सीमा को हटा दिया। और बड़े बड़े गोदाम, एक एक लाख टन के गोदाम, बड़े बड़े गोदाम जो है बना दिए कि जहां किसानों की खरीद करेंगे और उन गोदामों में भरेंगे। और मित्रों, आश्चर्य की बात तो यह है कि गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में बना। उन व्यापारियों को पहले से पता था कि हमें इसका मौका मिलने वाला है, इसलिए हम बड़े बड़े गोदाम बना लें और व्यापारियों की फसल खरीदने का काम कर लें। तीसरा कानून बना दिया कॉन्ट्रैक्ट खेती का, कि आपकी जो है खेती को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जाएगा, किसान क्या करेगा? किसान मजबूर उनके यहाँ मजदूरी करेगा और एक छोटे से पैसे में किसान की पूरी ज़मीन को गिरवी रख लिया जाएगा। इसलिए साथियों, 3 कानून बना करके इस देश के किसानों को जो है गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस देश का किसान पूंजीपतियों का गुलाम बने, बड़े उद्योगपतियों का गुलाम बन करके रहेगा। उसको अपनी मेहनत और लागत के अनुसार उसकी बाजार में कीमत नहीं मिल पाएगी। इसलिए साथियों, आज ये मौका है, आज अब मौका आया है 2022 का। हम बहुत दिन से नारा लगा रहे हैं कि 2022 में समाजवादी सरकार लाएंगे। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में 3 महीने रह गए हैं, 2022 के 3 महीने में चुनाव होने वाला है। और तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, और उसमें आपको निर्णय करना है। अगर आपने अपने वोट के द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी, माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में होगा, दिल्ली में उसी की चलेगी, दिल्ली की सरकार वो ही बनाएगा। इसलिए साथियों, बहुत अच्छा मौका आया है। हम आपसे आज के मौके में ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग मिलजुल करके, एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जिताइए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो निश्चित रूप से, जब बुंदेलखंड के लिए, जैसे विधायक जी ने बताया, या और आप सब जानते हो कि हमेशा माननीय मुलायम सिंह यादव का, माननीय अखिलेश यादव जी का बुंदेलखंड पे फोकस रहा है, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका है। वो इस बात को महसूस करते हैं कि बुंदेलखंड के लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, यहाँ के लोगों को विशेष अवसर मिलने चाहिए, चाहे यहाँ सिंचाई की सुविधाएं हों, चाहे यहाँ के लोगों को
खाद्यान्न का वितरण हो, चाहे यहाँ सड़कों का निर्माण हो, चाहे पुलों का निर्माण हो, प्राथमिकता के आधार पर बुंदेलखंड का विकास किया गया है। निश्चित रूप से जब समाजवादी सरकार बनाएंगे और रफ्तार से बुंदेलखंड का विकास होगा। यही हमारी आप सब लोगों से अपील है और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।